हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि मैं बेसिक टू एडवांस लेवल तक स्टॉक मार्केट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस डाल रखी है। तो अगर आप लोगों ने उन 2 वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उन दोनों वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि वो दोनों वीडियोस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब बेसिक बेसिक बातें उसमें बताई गई हैं, जैसे स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होती है, ब्रोकर क्या होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं। इन सब के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अगर आपको इन सब के बारे में जानना हो तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाई स्टॉक मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में हम लोगों ने बात करना है इस वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, शेयर मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है ना, वो मैंने पहले वीडियो में बताया। अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको देखना है तो आप हमारे सबसे पहले वीडियोस को जरूर देखिए। अगर वो आप देख लेते हैं ना तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर पक्का बन पाओगे। इसलिए आप हमारे पहले वीडियोस को बिल्कुल मिस मत कीजिए। और दूसरे वीडियोस में जो मैंने बताए हैं स्टॉक मार्केट का बेसिक के बारे में बताया मैंने, तो उसे आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। चलिए हम आप लोग अब तीसरे टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, व्हाई स्टॉक मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, सूरज, ठीक है। उसका एक प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस है, ठीक है। सूरज का प्रिंटिंग प्रेस का अपना एक बिजनेस है, जिससे वो मंथली प्रॉफिट लगभग 25,000 जनरेट कर पाता है, ठीक है। लगभग 25,000 जनरेट कर पाता है, कमा पाता है उससे। उसका पर स्क्वायर फीट प्रिंटिंग चार्ज जो है ना 8 रुपये आता है। मतलब जितना स्क्वायर फीट वो प्रिंट करता है उसका चार्ज जो है, मतलब कंप्लीट खर्चा जो है ना, उसका 8 रुपये आता है। वो पर स्क्वायर फीट पर 2 रुपये प्रॉफिट कमाता है। मतलब 8 रुपया चार्ज लगा और 2 रुपया उसका प्रॉफिट, तो वो कुल मिला के 10 रुपये उसका मार्केट प्राइस प्राइस पे वो बेचता है। अब देखिए ऑलरेडी पहले से ही प्रिंटिंग प्रेस वाले बहुत सारे होंगे, तो उन सबको भी इतना ही खर्चा पड़ता है। मतलब 8 रुपया प्रिंटिंग चार्ज और 2 रुपया प्रॉफिट, वो भी यही लेकर, मतलब 2 रुपये प्रॉफिट ही लेकर मार्केट प्राइस पर बेचते हैं। मार्केट प्राइस ही 10 ही रुपया है, ठीक है। तो 10 ही रुपया में सूरज भी बेचता है और 10 ही रुपये में अन्य दुकानदार भी, जितने और बिजनेसमैन है प्रिंटिंग प्रेस वाले, वो सभी लोग 10 रुपये में ही बेचते हैं। तो मतलब सूरज भी लगभग सबके बराबर ही है। लेकिन सूरज को एक नए मशीन के बारे में पता चला जिसका प्राइस 5 लाख रुपए है। अगर वो उस मशीन को खरीद लेता है तो उसका प्रिंटिंग चार्ज घटकर, मतलब 8 रुपए से घटकर सीधा 4 रुपए, मतलब सीधा 50% पैसा उसका प्रिंटिंग चार्ज में ही बच जाएगा। समझ गए? पहले उसको 8 रुपए पड़ता था, अब उसको 4 रुपए पड़ेगा। अगर उसको वो 8 रुपए में बेचता है, मान लो 4 रुपए उसका प्रिंटिंग चार्ज पड़ा और उसको 8 रुपए में बेचता है, फिर भी लोगों को क्या प्रॉफिट होगा कि वो मार्केट प्राइस मतलब 10 रुपए, ठीक है, उससे कम, मतलब 2 रुपए उससे कम 8 रुपए में ही प्रिंटिंग करवा पाएंगे, मतलब बैनर वगैरह बनवा पाएंगे, ठीक है। मतलब कस्टमर्स को वो 2 रुपए का डिस्काउंट दे सकता है, ठीक है। तो अन्य जो दूसरे प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं वो 10 रुपए बेच रहे हैं, ये 8 रुपए बेचेगा, तो इसके पास ज्यादा कस्टमर आएंगे, ठीक है। इससे कस्टमर को भी प्रॉफिट हो गया कि उनको 2 रुपए डिस्काउंट मिल गया। और सूरज को क्या प्रॉफिट हुआ? सूरज को प्रॉफिट ये हुआ कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आएंगे। अगर वो नया मशीन खरीद लेता है तो उसका क्या इनकम होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे सूरज प्रिंटिंग प्रेस वाला है, ठीक है, उसका मंथली प्रॉफिट 25,000 से बढ़कर, अगर वो नया मशीन लगा देता है तो उसका मंथली प्रॉफिट 25,000 से बढ़कर 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। ऐसा वो अनुमान लगा रहा है कि मतलब पहले मेरा 25,000 था, अब 1 लाख हो जाएगा वो नई मशीन के आने की वजह से। और पर स्क्वायर फीट उसका चार्ज 8 रुपए से घटकर 4 रुपए हो जाएगा, मतलब प्रिंटिंग चार्ज भी घट गया। और पर स्क्वायर फीट वो पहले 2 रुपए कमाता था, वो 4 रुपए कमाएगा, मतलब प्रॉफिट बढ़ गया। और सेलिंग प्राइस जैसे मार्केट प्राइस मतलब 10 रुपए है, लेकिन वो 8 रुपए ही दे पाएगा, इससे कस्टमर को भी प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो उस मशीन को खरीदना चाहेगा। अब वो कैसे खरीद पाएगा? देखो, मान लो सूरज एक छोटा दुकानदार है, मतलब जिसका 10 लाख का इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है और उससे वो लगभग 25,000 हर महीने कमा रहा है। अब उसको 5 लाख और चाहिए, तब ना वो नया मशीन खरीद पाएगा। तो वो 5 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? अब बात यहाँ आती है कि वो 5 लाख आएगा कहाँ से। तो उसके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला कि वो बैंक से लोन ले ले, ठीक है। अगर वो बैंक से लोन लेता है तो उसको 8 से 10% इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। मतलब बैंक से लोन लेता है तो वो 8 से 10% इंटरेस्ट देगा उसके बदले में। तो
तो सूरज को महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि पहले तो अभी बिजनेस नया है, ठीक है, उसने उस मशीन को कभी चलाया नहीं है। मान लो अगर लॉस होता है तो फिर वो पैसा कहाँ से भरेगा, इसका प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तब उसके पास दूसरा ऑप्शन आता है कि वो फ्रेंड से ले सकता है पैसा, और बदले में उसका प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज दे सकता है। अगर कम फायदा हो रहा है तो कम प्रॉफिट देगा, कम परसेंटेज देगा। अगर ज्यादा फायदा होता है तो ज्यादा देगा। तो इससे क्या होगा, उसको रिस्क कम हो जाएगा, मतलब उसको इंटरेस्ट तो देना नहीं है। प्रॉफिट होगा तो देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा नहीं दे पाएंगे, और क्या, क्योंकि वो तो परसेंटेज है ना, परसेंटेज प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज देना है उसको। इसलिए वो ज्यादातर फ्रेंड से लेना ही प्रेफर करेगा। अब मान लो वो फ्रेंड से लेना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में बात करते हैं। अब अगर उसको फ्रेंड से लेना है, जैसे मान लो सूरज है, वो बोलेगा कि मैं, देखो भाई, तुम मेरे कंपनी में 5 लाख इन्वेस्ट करते हो तो मैं अपने कंपनी के पूरे प्रॉफिट में से 20% प्रॉफिट तुमको मंथली दूंगा, मतलब हर महीने दूंगा। उसका फ्रेंड तब बोलेगा कि नहीं भाई देखो, मैं इंटरेस्टेड तो हूं, तुम्हारे कंपनी में पैसा तो लगाना चाहता हूं, लेकिन मैं 20% नहीं 30% लूंगा। तो इस तरह से सूरज बोलेगा नहीं भाई देखो, बहुत ज्यादा हो रहा है, 30% तो मैं नहीं दे पाऊंगा। तो मतलब इस तरह से लगभग 25% पर मान लो डील हो जाती है। तब इससे सूरज को क्या प्रॉफिट हुआ, सूरज को ये प्रॉफिट हुआ कि विदाउट इन्वेस्टमेंट उसको पैसा मिल गया। और उसके फ्रेंड को क्या प्रॉफिट हुआ, उसके फ्रेंड को ये प्रॉफिट हुआ कि मतलब 5 लाख उसके पास पड़े हुए थे ना, उसका कोई यूज तो हो नहीं रहा था, उसके पास पैसा रखा हुआ था, एक भी रुपये तो उससे प्रॉफिट आ नहीं रहा था। उसको ये फायदा हो जाएगा यहाँ पर कि बैठे बैठे विदाउट एनी वर्क 25,000 रुपया हर महीने मिल जाएगा। सोचो, बिना काम का किसी को 25,000 अगर मिल रहा है तो क्या घाटा है इसमें। इसलिए उसका फ्रेंड उसमें पैसा लगा देगा और सूरज का काम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, ये तो छोटा बिजनेस है, ठीक है, ये एक छोटा बिजनेस है जो जिसमें 5 लाख रुपए लगाना था, तो इसमें उसका फ्रेंड्स ने लगा दिया। लेकिन अगर ये कोई एक बड़ा कंपनी हो, बहुत बड़ा कंपनी हो, ठीक है, तो फिर कैसे होगा। जैसे मान लो, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे रोहन है, उसका एक एबीसी कंपनी है, ठीक है, जिसका टोटल वैल्यू 100 करोड़ है, मतलब 100 करोड़ की एक कंपनी है, ठीक है। अब उसको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है 50 करोड़ की। अब उसको 50 करोड़ चाहिए होगा, तो फिर वो कहां से लाएगा। फिर उसके पास दो ऑप्शन आएंगे। पहला आएगा बैंक, बैंक से लेगा। वो बैंक से लेगा तो अगेन उसको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, 8 या 10% या 12% या उससे भी ज्यादा, जितना परसेंट पे हो जाए तो उतना इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए वो बैंक से तो पैसे लेगा नहीं। अब दूसरा ऑप्शन उसके पास आता है फ्रेंड्स रिलेटिव्स, मतलब उन लोगों से ले ले। तो मान लो रोहन अपने कंपनी के बारे में दूसरे फ्रेंड्स को बताता है, मतलब अपने मान लो उसके 100 फ्रेंड है, ठीक है, तो पहले के पास जाता है, उसको बताता है अपने पूरे प्लान के बारे में। प्लान बताने के बाद बताता है देखो भाई, अगर तुम इसमें इन्वेस्ट करते हो 50 करोड़ रुपए तो मैं तुमको इतना परसेंट दूंगा, अपने हिसाब से बताता है। तो उसका पहला फ्रेंड जो बोलता है कि देखो भाई, मैं इन्वेस्ट तो करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास सिर्फ 1 करोड़ रुपए ही पड़े हुए हैं, मैं 50 करोड़ नहीं कर पाऊंगा, मैं 1 करोड़ को कर पाऊंगा। तो फिर वो बोलता है देखो भाई, मेरे को तो 50 करोड़ चाहिए था, मैं 1 करोड़ लेकर क्या करूंगा। फिर वो अगले फ्रेंड के पास जाता है, उससे बताता है अपना पूरा प्लान। तो फिर वो बोलता है देखो भाई, मैं 50 करोड़ तो नहीं, लेकिन मेरे पास 50 लाख है, मैं इतना लगा सकता हूँ। फिर वो बोलता है कि यार मैं तो 50 करोड़ चाहिए मेरे को, लेकिन मैं 50 लाख लेकर क्या करूंगा फिर। तो फिर वो तीसरे फ्रेंड के पास जाता है, उसको भी अपना प्लान बताता है, उसको भी अपना प्रॉफिट बताता है कि देखो मैं इतना प्रॉफिट तुमको हर महीने जनरेट करके दूंगा। तो फिर वो बोलता है कि मैं 3 करोड़ लगा दूंगा, लेकिन 50 करोड़ तो मेरे पास है नहीं, 3 करोड़ लगा सकता हूं। फिर वो वहां ही बोलता है नहीं, मैं 3 करोड़ लेकर क्या करूंगा, मुझे तो 50 करोड़ चाहिए। फिर वो अगले फ्रेंड के पास जाता है, उसको ही पूरा प्लान बताता है। तो वो बोलता है मेरे पास पैसे तो हैं, लेकिन मैं तुम्हारे कंपनी में लगाना नहीं चाहता हूं, मैं लगाऊंगा तो 5 करोड़ लगाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़। तो इसी तरह वो सारे दोस्तों के पास जाता है, सब लोग मतलब कुछ ना कुछ बोलते हैं, मतलब थोड़ा 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 लगाएंगे, कोई कम या ज्यादा, 1 करोड़ 50 लाख, 3 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़, इस तरह से लगाने के लिए बोलते हैं। लेकिन कोई एक इंसान नहीं बोलता है कि मैं पूरे के पूरे 50 करोड़ लगा दूंगा। तो अब देखिए यहाँ पर रोहन के लिए प्रॉब्लम क्या आएगी। अब वो हर एक इंसान से थोड़ा थोड़ा पैसा लेगा तो हिसाब करने में भी प्रॉब्लम होगा, और
हिसाब करने में प्रॉब्लम होगा, सबको कितना परसेंट देगा, कितना क्या करेगा, ये सब का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर वो क्या करेगा, अब जैसे उसकी कंपनी का वैल्यू है 100 करोड़, ठीक है। अब 100 करोड़ उसकी कंपनी का वैल्यू है, तो उसको सबसे पहले उसको कुछ शेयर्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है। उसमें से 60% या जितना पैसा उसके पास है उतना परसेंट शेयर खुद बाई कर लेगा, ठीक है। अब 40% अगर शेयर्स बेचता है तो उसके बदले में उसको क्या मिलेगा, इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो अब देखो शेयर्स में डिवाइड करने से प्रॉफिट क्या हो गया, शेयर्स में डिवाइड करने से प्रॉफिट ये हो गया कि जिस पर्सन को जितना चाहिए उतना शेयर्स खरीद सकता है और उतना पैसा वो बदले में लगा सकता है। तो इससे रोहन को क्या फायदा हुआ, रोहन को फायदा ये हो गया कि उसको 50 करोड़ रुपए चाहिए था तो उसको पैसे मिल गए, और हर एक इंसान को ये फायदा हो गया कि जितना पैसा वो लगाना चाहते थे उतना ही पैसा उन्होंने लगाया। तो इनसे दोनों को प्रॉफिट हो गया। अब देखो यहां पर प्रॉब्लम क्या आएगा, अब जैसे रोहन है उसको पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन हर एक इंसान के पास, मान लो सोहन है, सोहन मुंबई में रहता है, वो 1 करोड़ रुपए लगाना चाहता है, तो रोहन सोहन के पास जाएगा, 1 करोड़ उससे लेगा, फिर आएगा, फिर उसको कुछ शेयर्स देगा, फिर वो अगले इंसान के पास जाए, मान लो राज है, राज रांची में रहता है, तो फिर उसको कुछ शेयर्स देगा, उसके बदले में पैसे लेगा। ऐसे ही हर एक इंसान के पास जाएगा, उससे अपना शेयर देगा, उससे पैसा लेगा। इतना करने में तो बहुत टाइम उसका बर्बाद हो जाएगा। और एक और प्रॉब्लम शेयर होल्डर्स को क्या आएगा कि वो जब चाहे तब शेयर्स को बेच भी नहीं पाएंगे। मतलब बेचना होगा तो वो हमारे पास आएंगे और मेरे से बोलेंगे देखो भाई मैं तुम्हारा शेयर बेचना चाहता हूं, तुम अपना शेयर अपने पास रख लो। अगर रोहन के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो फिर अपना शेयर कैसे खरीद पाएगा। तो इससे शेयर होल्डर को भी प्रॉब्लम होगा कि वो अपने शेयर्स को जब चाहे तब बेच नहीं पाएंगे। तो यहीं पर स्टॉक एक्सचेंज का रोल आता है। स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, वो सारे शेयर्स को अपने पास रख लेता है, ठीक है। मतलब रोहन को अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए, अपना शेयर्स को बेचना चाहता है, तो वो अपने सारे शेयर्स को ले आकर स्टॉक मार्केट में लिस्ट करा देगा, ठीक है। लिस्ट होने के बाद वहां से लोग खरीद भी पाएंगे और बेच भी पाएंगे। मतलब जब जिस शेयर होल्डर को अपना शेयर बेचना होगा तो कोई दूसरा पर्सन वहां पर खरीदने के लिए ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा, वो खरीद सकता है, ठीक है। अब देखो इससे दोनों लोगों को प्रॉफिट हो गया। अब देखिए यहां पर मैं एक बहुत ही ज्यादा अंदर की नॉलेज है, डीप नॉलेज है ये, ठीक है। इसके बारे में आप हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी शेयर को खरीदने से पहले इसके बारे में तो बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो आपका सारा का सारा पैसा बर्बाद हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना ये चाहिए कि व्हाई एवरी कंपनी ओनर्स ऑलवेज होल्ड मोर शेयर देन अदर शेयर होल्डर्स। मतलब एक कंपनी का ऑनर जो अपना शेयर बेच रहा है वो अपना सारा ज्यादा से ज्यादा शेयर क्यों अपने पास होल्ड रखता है। मतलब शेयर होल्डर्स को बेचता तो है तो, लेकिन 40% 30% शेयर बेचता है, बाकी का 60% 70% वो अपने पास रखता है। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर ही कंपनी का ओरिजिनल रियल मालिक होता है। जैसे मान लो किसी कंपनी का शेयर कंपनी के ऑनर के पास नहीं है, उसने अपने सारे शेयर्स को बेच दिया, तो जो उसका शेयर होल्डर है ना वो उस कंपनी का रियल मालिक हो जाएगा, ओरिजिनल मालिक वो हो जाएगा, ऑनर वो हो जाएगा। अब जो डायरेक्टर है, जो उस कंपनी का ऑनर था, अब वो था ही कहा जाएगा ना, क्योंकि वो तो अब उसके पास शेयर है नहीं। तो रियल ओनर तो शेयर होल्डर है ना। तो अब कंपनी का मालिक क्या हो गया, तो वो सिर्फ एक एम्प्लॉय रह गया, वो सिर्फ सैलरी लेगा। अगर उसके पास शेयर होल्डिंग नहीं है तो वो सिर्फ सैलरी लेगा। शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है कंपनी में से, ठीक है। अगर कंपनी के ऑनर के पास शेयर होल्डिंग नहीं है तो फिर वो उस कंपनी का कुछ नहीं है, सिर्फ एक एम्प्लॉय बन के ही रह जाएगा, नौकर। शेयर होल्डर कंपनी का रियल ऑनर होता है। तो इफ कंपनी ऑनर सेल देयर ऑल शेयर्स, तो आपको समझ में आ गया कि जब कोई कंपनी का ऑनर अपना सारा शेयर बेच दे तो फिर वो क्या रह जाएगा, एक एम्प्लॉय रह जाएगा। अब देखिए इससे नुकसान क्या होता है। अब जैसे कंपनी का ऑनर था, उसने अपना सारा शेयर बेच दिया, इससे नुकसान क्या होगा शेयर होल्डर्स को। अब शेयर होल्डर्स तो हम लोग जैसे इंसान है, ठीक है। तो हम लोग जैसे इंसान है तो हम लोग को तो कंपनी चलाने आती नहीं है। अब जिसका कंपनी था उसने तो अपना सारा शेयर बेच दिया, तो फिर अब कंपनी चलाएगा कौन,
तो वहीं पर कंपनियां डूब जाती हैं और वहां पर नुकसान किसका होगा? तो हम लोग का होगा। नुकसान जो शेयर होल्डर्स है उन लोगों का होगा। इसलिए हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें मेजर शेयर होल्डर कौन है, मतलब जिस कंपनी में हम लोग पैसा लगा रहे हैं उसका मेजर शेयर होल्डर है कौन। मेजर शेयर होल्डर अगर कंपनी का मालिक है तभी जाकर हमें पैसा लगाना चाहिए। मतलब कम से कम मालिक के पास, उस कंपनी के ऑनर के पास अपनी कंपनी का 50% शेयर तो उसके पास होना ही चाहिए। 50, 60, 70%, मतलब जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। इससे कंफर्मेशन मिलती है हम लोगों की कि हाँ कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी ग्रो कर रही है। इसलिए हमें इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए इसमें एक चीज और होता है, जैसे कंपनी में कुछ अच्छा चीज होने लगता है, कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट दिखने लगता है, मतलब यहां से कंपनी का वैल्यू बढ़ने वाला है, तो उससे पता है क्या करते हैं, कंपनी का ऑनर जो है अपना शेयर खुद खरीदने लगता है। अपना ज्यादा से ज्यादा शेयर अपने पास वो रखना चाहता है, क्योंकि उसके प्रॉफिट का कम से कम हिस्सा ही लोगों में जाए, ज्यादा से ज्यादा उस कंपनी के ऑनर को मिले। इसलिए अगर कंपनी कोई बहुत अच्छी है और ज्यादा उसमें डेवलपमेंट हो रही है और ज्यादा वो आगे बढ़ रही है, तो कंपनी का ऑनर जो है ना अपना सारा शेयर खुद खरीदने लगता है। शेयर्स का मतलब समझ में आया क्या आप लोग को? शेयर्स का मतलब होता है हिस्सेदारी। कंपनी का ऑनर, कंपनी में हिस्सा मिल जाता है। जितना परसेंट जिस पर्सन के पास शेयर रहता है जिस कंपनी का, उस कंपनी का वो उतना परसेंट मालिक बन जाता है। अगर जैसे आप एक चीज समझिएगा, जैसे पेनी स्टॉक्स है ना, तो मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि पेनी स्टॉक्स को बाई नहीं करना चाहिए। देखिए पेनी स्टॉक्स को खरीदना बहुत आसान होता है, ठीक है। कोई भी पर्सन पेनी स्टॉक जैसे मान लो 5 रुपए का है, उसका कितना भी शेयर होगा, छोटा इन्वेस्टर भी अगर रहता है तो वो भी उस कंपनी का शेयर्स खरीदने लगता है। और मान लो वो कंपनी का ऑनर जो है उसको लग रहा है कि देखो मेरा तो कंपनी लॉस में चल रहा है, मैं तो ये कंपनी बेचने जा रहा हूं। और वो जो इन्वेस्टर है वो उसमें पैसा लगाते जाएगा, लगाते जाएगा, लगाते जाएगा। मान लो कंपनी का 80% शेयर खरीद लिया, कंपनी के ऑनर ने 80% शेयर बेचे तब तो वो खरीद लिया। तो अब इसमें बताओ कंपनी का मालिक कौन रहेगा? कंपनी के ऑनर के पास 20% शेयर है और इन्वेस्टर जिसने पैसा लगाया 80% का शेयर होल्डर है। मतलब जिसका कंपनी है उसके पास 20%, सिर्फ 20% शेयर पड़े हुए हैं और जो इन्वेस्टर है उसके पास 80%। तो इसमें रियल मालिक कौन हुआ, ऑनर कौन हुआ कंपनी का? तो जिसके पास 80% है ना, वो उस कंपनी का ऑनर बन जाएगा। अगर वो चाहे तो उस कंपनी को खुद चला सकता है, क्योंकि उसके पास 80% शेयर होल्डिंग है, ठीक है। तो शेयर का मतलब होता है कंपनी का मालिकाना खरीदना, मतलब ऑनर बन जाना। जितना परसेंट आपके पास कंपनी का शेयर रहेगा उतना परसेंट उस कंपनी के आप ऑनर बन जाओगे। तो यही होता है शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट, क्योंकि वो पैसा लगा रहे हैं कहां पर? कंपनी में। तो कंपनी उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है? तो कंपनी में हिस्सेदारी मिल रही है उनको, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि शेयर के रेट घटते या बढ़ते कैसे हैं, ठीक है। कभी आप लोगों को देखा होगा ना कि कोई शेयर का रेट 100 रुपए है, वो बढ़कर 200 रुपए हो गया, 400 रुपए हो गया। कैसे होता है आखिर में? तो देखिए कैसे होता है, मैं बताता हूं। मान लो एक पर्सन है जिसने 1000 का एक शेयर खरीद रखा है। मान लो रोहन का ही कंपनी है, उसके शेयर का प्राइस 1000 है, ठीक है। तो वो लिमिटेड, देखो शेयर तो लिमिटेड होते हैं, हर एक कंपनी के शेयर तो लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड तो होते नहीं है कि भाई बहुत सारे हैं जिसको खरीदना है आते जाओ खरीदते जाओ, आते जाओ खरीदते जाओ। शेयर लिमिटेड होते हैं, ठीक है। तो मान लो उस कंपनी का बहुत ज्यादा तेजी से डेवलपमेंट होने वाला है, लोगों को पता चला कि देखो भाई ये कंपनी बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसका आज शेयर का रेट 1000 है तो कल 2000 होने वाला है, मतलब 1 साल के अंदर में 2000 होने वाला है, ऐसा सब लोग को पता चला। तो पहले जिसने शेयर होल्डिंग रखी है, मतलब शेयर होल्डर जो है उस कंपनी का, उसने तो पहले से शेयर खरीद रखा है। लेकिन जो नया बायर है वो कैसे खरीदेगा? नया बायर को भी चाहिए, वो भी सोच रहा है कि मैं भी इस शेयर कंपनी का शेयर खरीद लूं। तो वो फिर कहां से शेयर लाएगा? वो उस पर्सन के पास जाएगा जो पर्सन पहले से उस कंपनी का शेयर होल्डर है, और उस पर्सन से जाके बोलेगा देखो भाई तुम्हारे पास जो शेयर है वो 1000 का है, ठीक है। अब मैं तुमको 1001 रुपए दे रहा हूं, तुम मेरे को अपना शेयर दे दो। फिर वो पर्सन 1 क्या बोलेगा? नहीं भाई
मैंने तो 1000 का खरीदा है और मैं बेचने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि इस कंपनी का शेयर का रेट बढ़ने वाला है, 2000 होने वाला है, वो भी सिर्फ 1 साल में। और 1 साल में पैसे डबल होते नहीं है इतना जल्दी, लेकिन इसमें होने वाला है, मैं तो बेचने वाला नहीं हूँ। फिर पर्सन 2 क्या बोलेगा, देखो भाई मैं तुमको कुछ बढ़ा कर दे दूंगा, 1010 दे देता हूँ, 1050 दे देता हूँ, ले लो। फिर पर्सन 1 जो कि शेयर होल्डर है इस कंपनी का, वो क्या बोलेगा, नहीं भाई मैं कम से कम 1200 लूंगा। फिर पर्सन 2 क्या बोलेगा कि देखो भाई ना तुम्हारा ना मेरा, चलो 1100 में डील डन करते हैं। फिर जो पर्सन 1 मतलब जो शेयर होल्डर है, उसको लगेगा चलो भाई 1000 का शेयर है, 10% तो मिल रहे हैं, 1100 हो जा रहे हैं, चलो बेच देता हूं। तो पर्सन 2 को 1100 में वो शेयर मिल जाता है। अब पर्सन 2 जो है वो 1100 में रखा हुआ है, 1100 में तो खरीदा हुआ है। तो उसके पास पर्सन 3 जो न्यू बायर है, अभी और आएंगे ना, क्योंकि सबको तो पता है ना कि रेट बढ़ने वाला है, तो नए बायर भी आएंगे। फिर वो बोलेगा देखो भाई तुमने 1100 का खरीदा है, मैं 1150 तुमको दे रहा हूं। फिर पर्सन 2 जो है वो बोलेगा कि नहीं मैंने 1100 का खरीदा है, लेकिन मैं 1300 का बेचूंगा। फिर इसी तरह से कुछ डिस्कशन चलते रहता है। तो फिर डील कहाँ डन होती है, वो बोलता है कि चलो तुम 1300 बोल रहे हो, मैं 1150 बोल रहा हूँ, 1200 में डन करते हैं। फिर यहाँ भी डील डन हो जाती है। मतलब इस तरह से बिडिंग होती है, मतलब बोली लगाई जाती है कि देखिए मैं इतना दे रहा हूँ। बायर जो है अपना बोली लगाते हैं कि मैं इतना दे रहा हूँ, लेकिन सेलर अपना बताते हैं कि देखो मेरे को इतना ही देना है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल एक मोबाइल में दिखाता हूँ, अपना मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूं और आपको दिखाता हूं कि कैसे मैं उसमें बीडिंग देखता हूं या फिर कैसे मैं बाई एंड सेल करता हूं। देखिए जैसे मैंने जीरोधा खोला, ठीक है, अब ये जीरोधा खुल गया हमारा। इसमें वॉच लिस्ट होती है, वॉच लिस्ट में हम लोग अलग अलग सेगमेंट के अलग अलग कंपनियां अलग अलग रखते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा आगे यूज करने के बारे में। देखिए आपको HDFC बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर या फिर बहुत सारे शेयर्स आपको दिख रहे होंगे। इसमें बीडिंग कैसे देखते हैं हम लोग, बीडिंग देखिए देखने के लिए HDFC बैंक का मान लो देखना है या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर का देखना है, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का देखना है तो हम लोग पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर पर क्लिक करेंगे, तो हम लोग कुछ इस तरह का दिखेगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है, NSE का कंपनी है, ठीक है, और 2416 रुपये इसका रेट चल रहा है अभी, ठीक है, फिलहाल इसका रेट यही चल रहा है। इसको हम लोग ऊपर करेंगे तो यहाँ पर बाई एंड सेल तो आपको दिख ही रहा है। अब इस साइड में यहाँ पर देखिए नीचे में आपको बिड ऑर्डर क्वांटिटी ये दिख रहा होगा। अब बिड यहीं पर बोली लगाई जाती है, यहाँ पर बायर बोलता है, मतलब जो लेफ्ट साइड है ना ब्लू वाला, इसमें बायर का बिडिंग होता है कि मैं इतना में खरीदना चाहता हूँ, और जो रेड साइड आपको दिख रहा है इसमें सेलर्स का होता है कि मैं इतना में बेचना चाहता हूँ। अभी फिलहाल मार्केट क्लोज है इसलिए आपको 00 दिख रहा होगा। देखिए आपको सारा 00 दिख रहा है ना, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जैसे अब आप नीचे आ जाइए, इसमें आप जीरोधा में आप ये फंडामेंटल एनालिसिस भी कर सकते हैं, टेक्निकल भी ये ऑलरेडी करके देता है, जीरोधा का ये प्रॉफिट होता है, ठीक है। और ऑप्शन चेन भी आप देख सकते हैं, ऐसे मतलब सारे ब्रोकर्स में होते हैं, मतलब जीरोधा में आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अभी मार्केट क्लोज है इसलिए आपको बिडिंग में दिखा नहीं पाया, तो मैं आपको गूगल से डायरेक्टली दिखाता हूँ। देखिए बिडिंग कुछ इस तरह का होता है, जैसे आपको दिख रहा होगा कि 9870 पर 15 ऑर्डर लगे हुए हैं, इतने क्वांटिटी के हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब जो सेलर्स हैं वो कितने बेचना चाह रहे हैं, तो 9870.90 इस पर इतना में वो खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन इसमें कोई बायर है नहीं इसलिए उनका नहीं बिक रहा है। लेकिन इसी मतलब इसी में उनका डील होता है, कम ज्यादा करते करते, जैसे अभी ये 90 पैसे ज्यादा में बेचना चाह रहे हैं, ठीक है, तो बायर जो है थोड़ा सा बढ़ेंगे, थोड़ा सा सेलर घटेंगे, इसी तरह से मतलब रेट ये बढ़ाएगा अपना, वो थोड़ा सेलर अपना रेट कम करेगा, इस तरह से डील होती है। बीडिंग इसी तरीके से होती है, आपको मैंने दिखा दिया। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी, बहुत पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस देखना है, सीखना है और समझना है तो। और हमारा समझाने का तरीका कैसा लगा आपको ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक मार्केट सीख पाएं। देखिए आज बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट सिखा रहे हैं लेकिन कोर्सेस बेच रहे हैं, अपना कुछ पैसे लेकर उसके बदले में सिखा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, उन लोगों के पास जरूर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी शेयर मार्केट सीख पाएं और इससे वो भी आप लोग के साथ कमा पाएं। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।